राष्ट्रपति की शक्ति, कार्यपालिका शक्ति, मैं कल बोल के गया था कि कार्यपालिका शक्ति होती क्या है, इसे माननीय न्यायपालिका ने स्पष्ट किया है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं न्यायपालिका के प्रति हमेशा जो सम्मान इतना प्रदर्शित करता हूं, उसका बड़ा कारण यह है कि संविधान को या तो समझा संविधान सभा के लोगों ने और या फिर समझा माननीय न्यायपालिका ने सबसे ज्यादा। हम केवल कोशिश कर रहे हैं, हमारे माननीय सांसद, विधायक, आप भावी प्रशासक और मैं विद्यार्थी, हम समझने का प्रयास कर रहे हैं इसको, है ना, ध्यान रखिए। तो एक कार्यपालिका शक्ति होती क्या है, इसे 1955 में राम जवाया वर्सेस पंजाब स्टेट के केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया। आप लिखिए, ये केस आ जाता है पेपर में, बहुत महत्वपूर्ण केस है। 1955 राम जवायावाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि विधायी और न्यायिक कृत्यों को हटा देने के पश्चात जो कुछ शेष रह जाता है वो कार्यपालिका कार्य है। विधायी और न्यायिक कृत्यों को हटा देने के पश्चात, लेजिस्लेटिव और जुडिशियल फंक्शंस को हटा देने के पश्चात जो कुछ शेष रह जाता है वो कार्यपालिका कृत्य है, एग्जीक्यूटिव फंक्शन है। फिर उसने स्पष्ट किया, अभी बताता हूं, आप तो इतना लिखे केवल, है ना, आपके तो केस महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपति कार्यपालिका शक्ति सुमेलित में दे दिया, ये वो केस है जो 95 या 98% कैंडिडेट को नहीं पता होगा, है ना, ध्यान रखिए, और ये आता रहा है। राम जवायावाद, ध्यान रखिए जो बात मैं कह रहा हूं, विधायी और न्यायिक यानी कानून बनाने की शक्ति और न्याय करने की शक्ति को छोड़ने के अलावा जो कुछ भी है, आगे न्यायालय ने स्पष्ट किया कि सामाजिक आर्थिक कल्याण के कार्य करना, विदेश नीति से संबंधित कार्य करना, जनसाधारण का उत्थान करना, आर्थिक कार्य करना, ये सारे कार्य कार्यपालिका के हैं। ये कौन से कार्य हैं जिनका उल्लेख कल मैंने अनुच्छेद 53 और अनुच्छेद 77 में भी किया। क्या किया था, भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्रवाई राष्ट्रपति के नाम से की हुई कही जाएगी, यानी राष्ट्रपति के नाम से भारत सरकार के समस्त व्यवसाय का संचालन होगा, कंडक्ट ऑफ बिजनेस। कल हमने बात की, बार बार दोहरा रहा हूं उसको, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान दीजिए, ये कार्यपालिका शक्ति तो अत्यधिक विशद है, लेकिन राष्ट्रपति में हम जब इसको पढ़ते हैं तो इसका केवल एक विशिष्ट पार्ट पढ़ते हैं। कौन सा पार्ट है वो, कार्यपालिका शक्ति का प्रशासनिक संदर्भ। मेरी बात ध्यान दीजिएगा, ये मैं व्याख्या करते समझा रहा हूं। कार्यपालिका शक्ति तो अत्यधिक व्यापक है, लेकिन राष्ट्रपति की शक्तियों में हम इसका वो पार्ट पढ़ते हैं जिसका संबंध डे टू डे के शासन प्रशासन के संचालन से है, गवर्नमेंट और गवर्नेंस। इसके लिए मैंने सामान्य वर्ड लिख दिया प्रशासनिक, यानी अगर इसको और सरल करूं तो इसका अर्थ होता है भारत संघ के विभिन्न पदाधिकारियों को नियुक्त करने और उनको पद से हटाने की शक्तियां। मेरी बात ध्यान दीजिए, क्वेश्चन आ जाए कभी राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति में क्या क्या शामिल होगा, तो ये लाइनें ध्यान रखें। कार्यपालिका शक्ति राम जवायावाद में का अत्यधिक व्यापक है, लेकिन पेपर के लिहाज से हम उसको कॉन्क्रीट लेवल पर लेकर आते हैं, संक्षिप्त कंसाइज करते हैं, उसको संक्षेपण करते हैं। क्या संक्षेपण है कि शासन और प्रशासन, गवर्नमेंट और गवर्नेंस यानी एडमिनिस्ट्रेशन को संपन्न करने के लिए भारत संघ के विभिन्न पदाधिकारियों को नियुक्त करने और उनको पद से हटाने की शक्ति। तो क्वेश्चन उल्टा कर दे कि भारत संघ के विभिन्न पदाधिकारियों को नियुक्त करने और पद से हटाने की शक्ति राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति का पार्ट, ये ध्यान रखिए। अब इसमें क्या करना है, बहुत सारे पद हैं, कुछ वो जो पेपर में आते हैं उनको हम लिख लें। ये बहुत ही सामान्य क्वेश्चन है, ये हर किसी को ऐसे ही याद रहता है, तो इसमें दिक्कत नहीं आती है। कठिन पार्ट इसका विधायी शक्ति है, तो इसको लिख लें, केवल एक लिस्ट बना लें किन किन को नियुक्त करता है। नियुक्ति की शक्ति में ऐसे लिख लीजिए, नियुक्ति की शक्ति में पॉइंट डाल के लिख लीजिए, राष्ट्रपति कॉमा लगा लीजिए, प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। कल मैं अंतर बता चुका हूं चारों वर्ड्स में, नियुक्ति, निर्वाचन, मनोनयन और चयन, चारों वर्ड में अंतर बताया है उदाहरण देकर। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। सेकंड, प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति। अभी प्रधानमंत्री में फिर से पढ़ेंगे ये वाला पार्ट, ध्यान रखना, इसलिए इसको यहां शॉर्ट ले रहा हूं। प्रधानमंत्री में फिर पढ़ेंगे इसको, प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति। थर्ड पॉइंट डाल लीजिए,
राज्यों के राज्यपाल, संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक, इनकी मुख्यमंत्री की नियुक्ति वही करेगा, और बाद में लिखेंगे, एक मिनट पहले लिखें इसको। संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, भारत का महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, है ना। एक जैसी प्रकृति वाले एक साथ लिख लें, याद करने आसान रहेगी आप लोगों को। भारत का महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, विविध संवैधानिक गैर संवैधानिक और सांविधिक आयोगों में अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति। कॉन्स्टिट्यूशनल, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल और स्टेचुरी सांविधिक है, ये गैर संवैधानिक है और ये संवैधानिक है। एक शब्द कई बार ये दे देते हैं, ध्यान रखिए, सुभाष कश्यप जी ने भी लिखा है और मैंने मेरी हाल ही प्रकाशित किताब में भी इस शब्द का बहुत यूज किया है, संवैधानिक, है ना, ध्यान रखिए। तो अगर ये शब्द आ जाए तो इसका मीनिंग भी है, ये ध्यान रखना। संवैधानिक दिख जाए कहीं तो ये मत कह देना मिसप्रिंट हो गया। इसलिए मैंने पहले सुभाष कश्यप जी का दिया उदाहरण, उनकी बात तो प्रमाणित मानोगे ना, फिर मेरा दिया मैंने। तो सुभाष कश्यप जी की किताब आती है भारत का संवैधानिक विकास और संविधान, हिंदी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय का पब्लिकेशन है ना। सुभाष कश्यप जी तो नाम सब लोग जानते हैं ना, कोई ऐसा तो नहीं है जो कहते हैं बार बार ये सब डीडी बसु, सुभाष कश्यप, पता नहीं किन का नाम लेते रहते हैं। भारत का संविधान, ये तो पता है ना आपने को जो पढ़ रहे हैं। भारत के संविधान पे पिछले 70 वर्षों में बहुत सारा काम किया गया है, कोचिंग वालों के द्वारा नहीं, संविधान विशेषज्ञों के द्वारा। कोचिंग के संविधान विशेषज्ञ नहीं है उसमें, मेरी बात ध्यान रखना। ये जो थंबनेल में चिपका चिपका के बने, मेरे चिपका दें कहीं, मैं तो मना करते रहता हूं इनको, इसलिए नहीं चिपकाते हैं, नहीं चिपकाए दें, वो नहीं है, मेरी बात समझ। संविधान विशेषज्ञ रियल वाले, तो रियल वाले ऐसे 2-4 के नाम लेता रहता हूं मैं आप लोगों को, दर्जन भर हैं, ज्यादा नहीं है, और अब बहुत ही कम बचे हैं, ठीक है। वृद्ध हो गए ना सारे, डेथ हो गई कईयों की, तो डीडी बसु सबसे प्रमुख संविधान विशेषज्ञ हुए, ठीक है। और सुभाष कश्यप जी का नाम मैं लेता हूं कई बार, है ना। तो 8वीं जो लोकसभा थी, राजीव गांधी इस समय प्रधानमंत्री थे, 84 से 89 तक, उस समय लोकसभा के महासचिव रहे सुभाष कश्यप जी। होने को तो मैं कई विशेषज्ञों की इसलिए खाट खड़ी करते रहता हूं, सुभाष कश्यप जी कश्यप जी कश्यप जी करते रहते हैं, रियल सरनेम है काश्यप। मेरी जो किताब प्रकाशित हुई उसमें मैंने लिखा सुभाष काश्यप, और नीचे स्टार लगा के मैंने लिखा उसमें स्पष्टीकरण देते हुए कि इनको साधारण बोलचाल में कश्यप कहते हैं, लेकिन इनका किताबों पे सरनेम काश्यप है, उनकी किताबों पे। तो कई आते हैं संविधान विशेषज्ञ, उनको थोड़ा दिखाना पड़ता है आईना, है, ध्यान रखिए। हम तो विद्यार्थी हैं सारे, मैं बार बार कहता हूं मैं विद्यार्थी, मैं 26 साल से विद्यार्थी और आप 1-2 साल से कुछ महीनों से, इतना ही अंतर है। विद्यार्थी मैं भी और आप भी, विद्यार्थी बन रही है तो सही रहेगा काम, है। वो स्टीव जॉब्स कह रहे थे, स्टे हंग्री स्टे फुलिश, भूख रखिए ना समझ बने रहिए, हैं। एप्पल वाले जो थे ना, सेब वाले मोबाइल वाले जो स्टीव जॉब्स, क्या बढ़िया बात क्यों नहीं, स्टे हंग्री स्टे फुलिश, भूख रखिए ना समझ बने रहिए, भूख रखिए सीखने की, और खूब सीखने के बाद भी विद्यार्थी बने रहिए, सीखते जाइए, ध्यान रखिएगा जो बात कह रहा हूं, ठीक है।
तो साहब ये सुभाष कश्यप जी ने 50 से ज्यादा किताबें लिखी और कोई हजारों आर्टिकल्स लिखे, तो उन्होंने भी अपनी किताब में सांविधानिक शब्द का मैक्सिमम यूज किया। और मैंने जो अपनी किताब लिखी तो बहुत सारी किताबों से पढ़ने के बाद किताब लिखी, क्योंकि विद्यार्थी हूं, मौलिक नहीं, वो लोग मौलिक हैं, इसलिए मैं बता रहा हूं। क्योंकि जब शुरुआत हमारी क्लास की हुई थी तो एक विद्यार्थी ने बाहर सीढ़ियों पे चलते चलते रोड के पास में मुझसे पूछा था, पता नहीं आज आया नहीं आया, कि सर ये सांविधानिक क्या होता है। तो मैंने कहा उपयुक्त समय आने में बता दूंगा, अब आज पता नहीं है या नहीं है वो, ठीक है। मुझे ये भी नहीं पता था यहीं का था क्या विद्यार्थी, कई बार ऐसा होता है ना, पतंजलि से कोई आ रहा है और सब बता दो है। कई बार कहीं मिलते मिलते पूछ लेते हैं, मैं बहुत पुराना हो गया ना पढ़ाते पढ़ाते, कई बार कहीं भी मिलते हैं ना तो पूछ लेते हैं। अब तो हालात ये है, आलम ये है कि कभी कभी वो ऑटो में या कैब में जाता हूं ना तो वो भी कई बार पहचान जाता है, सर मैं आपसे पतंजलि पढ़ा था 6 साल पहले। डरना नहीं है, डरना नहीं है ना, डरना नहीं, इस उदाहरण से डरना नहीं भाई, कहीं डर जाते ना ऐसा, अच्छा ये क्या डरना थोड़ी है इससे, ले बता रहा हूं, है ना, समझिए। क्योंकि वो क्या अचानक वही रोकता है जहां मुझे उतरना होता है। तो मुझे लगता है मैप देख रहा है ये, वो कहता नहीं सर मुझे पता है, अब यहां से निकल के वहीं जाते हो, मुझे पता है 6 साल पहले भी ऐसे ही जाते थे, ठीक है, ध्यान रखिए, है, समझिए। तो सांविधानिक यानी कॉन्स्टिट्यूशनल, इसको संवैधानिक भी बोलते हैं। तो कभी पेपर में दिख जाए तो ये मत सोचना है क्या आ गया, सांविधानिक। सांविधानिक या संवैधानिक जिसका उल्लेख संविधान में, जैसे कि लोक सेवा आयोग, चुनाव आयोग, वित्त आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए राष्ट्रीय आयोग। फिर बताऊंगा, फिर बताऊंगा, ध्यान रखिए, है ना। ये तो हो गए संवैधानिक जिनका उल्लेख संविधान के अनुच्छेदों में है। गैर संवैधानिक, असंवैधानिक मत कर देना, गैर संवैधानिक, या गैर संवैधानिक ना लिखो कभी तो लिख देना संविधानेतर, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल, संविधान के बाहर, स्नातक, स्नातकोत्तर, पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल, जिनका उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है, जिनका उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है, मानवाधिकार आयोग है, अल्पसंख्यक आयोग, महिला आयोग, ठीक है, सूचना आयोग, सतर्कता आयोग, आप समझ पा रहे, जिनका उल्लेख संविधान में नहीं किया गया। और उसमें भी फिर 2 प्रकार के आयोग में मैं डायग्राम बनाऊंगा, डरिए मैं तभी आजकल आया, इसलिए यही सुनिए। एक चीज बार बार सुनाता हूं ना तो याद तो रहेगी, एग्जाम तक ये सोचता हूं मैं, टाइम मेरा ही ज्यादा लगता है, आते मेरी खिस्ती नहीं में दर्द होता है, बार बार बोलता रहता हूं, है, ध्यान रखिए। तो संवैधानिक, गैर संवैधानिक, और गैर संवैधानिक के भी 2 खंड, सांविधिक और गैर सांविधिक। सांविधिक वो जिसकी स्थापना संसद या विधानमंडल के एक्ट ने की, गैर सांविधिक जो कल सरकार के ऑर्डर से आ गया, नीति आयोग, योजना आयोग सरकार के ऑर्डर से आ गया। सांविधिक जो संसद के एक्ट से आया, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, सूचना आयोग, सतर्कता आयोग। क्लियर हो रही है स्थिति, समझ पा रहे? तो ध्यान रखें हम कि इसने मैंने एक लाइन में लिख दिया, विविध संवैधानिक, गैर और सांविधिक आयोगों के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है। कुछ का नाम हम लिख लें, ईमानदारी है कि कुछ का नाम हम लिख लें ताकि याद रहे हमको, है ना, ईमानदार रहिए खुद से। आप लिखिए इसमें यूपीएससी तथा पॉइंट डाल के लिख लेना, कौन सा पॉइंट पे खत्म होता है, 7वां था शायद पिछला, हाँ 7 हो गया था, ठीक है, 8वां पॉइंट, यूपीएससी तथा संयुक्त लोक सेवा आयोग, इसको जेपीएससी भी लिख सकते हैं, लेकिन झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन मत कर देना, है, ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। यूपीएससी और जेपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति लिखते हैं ये सब। अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति, वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्य, है ना, की नियुक्ति तो अंडरस्टूड है, समझ लेना। वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्य, फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्य। मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। फिर 2-3 और लिख लेते हैं हम।
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग और केंद्रीय सूचना आयोग, SC/ST कमीशन, OBC कमीशन, है ना, बहुत सारे हैं। तो ये अध्यक्ष। एक आग्रह मेरा, ध्यान रखना, जब अपना सेल्फ आप लोग पढ़ो तो एक तो जो मैंने पढ़ा दिया है, जो मैं पढ़ाता हूं, जो मैं नोट्स में लिखा रहा हूं, है ना, और जिसके लिए आपने कोई किताब भी देखी है अगर, तो उनको बार बार फिर अलग अलग से नहीं पढ़िए। जो क्लास के नेचर के कारण हम लोग छोड़ देते हैं, क्लास का नेचर ही कुछ है, छोड़ नहीं पड़ती, आप समझिए, जैसे आयोगों के इतने सारे, तो ये घर पे अपना सेल्फ करना चाहिए। आपको सेल्फ वाली चीजें वो करनी चाहिए जो क्लास के नेचर के कारण छूटी हैं। आप समझ रहे हैं, इसलिए नहीं कि नहीं आ रही, इसलिए क्लास के नेचर के कारण छोड़ दीजिए। तो बहुत सारे आयोग, तो आयोग में हम क्या पढ़े कभी, क्योंकि एक क्वेश्चन आयोग से पूछ लेता है, आयोग में क्या पढ़े, आयोग का गठन कब हुआ, आयोग का कोई आर्टिकल है तो वो क्या है, संसद का कोई एक्ट है तो वो क्या है, आयोग की संरचना में एक अध्यक्ष और कितने सदस्यों का प्रावधान है, कौन इनका अपॉइंटमेंट करता है, कितने वर्ष इनका कार्यकाल है, किसको ये त्याग पत्र देते हैं, कैसे इनको हटाया जा सकता है। ये बेसिक प्रश्न होते हैं आयोगों के, जो याद रहने चाहिए हमको, ये ध्यान रखिए। मैं तो कराते आऊंगा आयोगों में भी, जो आयोग है अपने, लेकिन आप समझिए कि आयोग एक बार रीडिंग मार लेनी चाहिए। किस दिन बैठे, आयोगों से रिलेटेड कोई भी सामग्री मिल जाती है इजीली, 4-6 घंटे बैठे एक दिन आयोग निपटा लिए साहब। ये थोड़ा तरीके होने चाहिए आपके ना, सेल्फ जब हम पढ़ते हैं तो कुछ एक्स्ट्रा चीजें, ये नहीं कि साहब यहां से मैंने कराया राष्ट्रपति कार्यपालिका शक्ति, फिर कोई किताब खोल रहे हैं राष्ट्रपति कार्यपालिका शक्ति, फिर तीसरी किताब खोल रहे हैं, यही सब है। ऐसा कर सकते हैं अगर 2022 वाला देना है आप में से किसी को, वो तो करें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अभी 21 वाले, अक्टूबर वाले ये ना करें ये विधि। वो एक बार जो करा रहे हैं या जो कर रहे हैं, जो चीज उनके पास है उपलब्ध, उस पर फिर वो कंसंट्रेट करें, उस पर विश्वास करें, ये ध्यान रखें ना, बार बार उस चीज को अलग अलग चीज से ना करें। पास हो जाएंगे, मेंस के लिए समय मिलेगा आपको 3-4 महीना, फिर मेंस में जरूर हम कहेंगे कि नोट्स के अलावा कुछ किताबों का भी अध्ययन उसमें होना चाहिए। 22 वाला जो पढ़ रहे हैं, 22 वाला तो किताब से भी पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है ना, नहीं तो कोर्स क्या है, एक में महारत हो जाएगी, दूसरे कमजोर रह जाएंगे, वो नहीं करना है आपको। तो ये आयोगों के अध्यक्ष वगैरह। अब इसमें सिंपल सी एक बात आप लिखिए, विविध पदाधिकारियों को पद से हटाने की शक्ति, विविध पदाधिकारियों को पद से हटाने की शक्ति। ये पद से कैसे हटाते हैं, 2 तरीके हैं, एक तो है प्रसाद पर्यंत और एक है निश्चित प्रक्रिया से। एक तो है प्रसाद पर्यंत और एक है निश्चित प्रक्रिया से, 2 तरीके हैं, है ना। प्रसाद पर्यंत इसको बोलते हैं संतुष्टि या समाधान, कुछ भी दे दे पेपर सेटर, डरना नहीं है। डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर, इसको प्लेजर भी लिख लीजिए, यहां कुछ भी दे सकता है पेपर सेटर, है ना, ध्यान रखिए। प्रसाद पर्यंत, संतुष्टि, समाधान, डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर, डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर, है ना, ध्यान रखिए। ये पूछ लेता है डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर का सिद्धांत। डॉक्ट्रिन होता है सिद्धांत, प्लेजर संतुष्टि, प्रसाद समाधान, है ना, ये ध्यान रखिए। और एक निश्चित प्रक्रिया से, तो विविध पदाधिकारियों को पद से हटाने की शक्ति कैसे है, प्रसाद पर्यंत और निश्चित प्रक्रिया से, ये याद रखिए। अब प्रसाद पर्यंत से किन किन को हटाते हैं, नेक्स्ट ले रहा हूं स्लाइड, बनाइए फटाफट। प्रसाद पर्यंत, संतुष्टि या समाधान, डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर, उधर निश्चित प्रक्रिया से, है ना। प्रसाद पर्यंत में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आता है, राज्यपाल, संघ के मंत्री, ध्यान दीजिए, राज्यपाल, संघ के मंत्री, महान्यायवादी और संघ के लोक सेवक। राज्यपाल, संघ के मंत्री, महान्यायवादी और लोक सेवक, ध्यान रखना, संघ के लोक सेवक, ये बहुत महत्वपूर्ण है लाइन। अभी आ रहा हूं है, वो तो कल बात कर ही चुके हैं ना, मंत्री की सलाह, प्रधानमंत्री की सलाह के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलेगा, है ना, ध्यान रखिए अभी। लेकिन हम क्या कहेंगे उसको, प्रसाद पर्यंत, आर्टिकल 75 सेक्शन 2 क्या लिखेगा, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करेंगे संघ के मंत्री। क्वेश्चन की प्रकृति समझे, है ना। अभी पहले एक बार करा दूं मैं, है ना, पहले पूरा समझो। राष्ट्रपति के प्रसाद का मतलब राष्ट्रपति की खुद की संतुष्टि नहीं है, हमेशा याद रखिए। लेकिन पेपर में क्वेश्चन कैसा आएगा उस पर बात करें। निश्चित प्रक्रिया से
सर्वोच्च न्यायालय और ये क्यों दिया गया इसलिए भी बताऊंगा मैं, चिंता नहीं करें। अंबेडकर साहब के कथन बताऊंगा अभी, सारा मैटर है अपने पास, आपको याद करना है सबको। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, मुख्य चुनाव आयुक्त, सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, कैग, मुख्य चुनाव आयुक्त और लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य। ध्यान रखिएगा, इसमें सारे आ जाएंगे, अभी समझेंगे, धीरे धीरे समझ। ध्यान रखिए जो बात मैं कह रहा हूं, है ना, लिखें इसको, इसी तरह से याद करें तब तो याद होगा। हालांकि आप लोग यहां भी मात खा जाते हैं, मैं खूब समझाता हूं, कई कई बार समझाता हूं, यहां भी मात खा जाते हैं, ये तो याद रहता है। और एक यहां मात खा जाते हैं, इसलिए 4 लिखे हैं, इसलिए 4 बिंदु लिखे हैं, ध्यान रखिए। संघ के लोक सेवक, महान्यायवादी, संघ के मंत्री, राज्यपाल, इसको समझ लीजिए, ये सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है कार्यपालिका शक्ति का। कार्यपालिका शक्ति का मतलब है नियुक्ति और पद से हटाने की शक्ति। ये कॉमन बात है कि जो व्यक्ति नियुक्ति प्राधिकारी है, अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, उससे नीचे के प्राधिकारी को हटाने की शक्ति नहीं होगी। मेरी बात ध्यान रखिए, ये कॉमन सेंस है। क्या कि जो नियुक्ति करने वाला प्राधिकारी है, हटाने वाला प्राधिकारी भी वो या उसके समकक्ष या उससे वरिष्ठ होना चाहिए, या उसके बिहाफ पर होना चाहिए, उसकी ओर से होना चाहिए। तो पहली बात, जिनको अपॉइंट कर रहा है उन सबको हटा भी सकेगा, ये तो आंसर आ गया। लेकिन हटाने की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को हमने क्या करा, मैंने क्या करा कि उसको 2 संदर्भों में बांट दिया पेपर के लिहाज से। पहली प्रक्रिया प्रसाद पर्यंत, कल मैंने बताया था 4 शब्द, नियुक्ति, निर्वाचन, मनोनयन और चयन। ध्यान रखिए जो बात कर रहा हूं। और मैंने उसमें बताया था निश्चित प्रक्रियाओं का अनुसरण करना और निश्चित प्रक्रिया का अनुसरण नहीं करना। प्रसाद पर्यंत क्या कहता है कि संघ के कुछ पद ऐसे हैं जिन पर कार्य करने वाले पदाधिकारी को हटाने के लिए निश्चित प्रक्रिया का अनुसरण करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके पद से जुड़े कर्तव्यों की प्रकृति ही इस प्रकार की है। मेरी बात ध्यान रखिएगा। प्रसाद पर्यंत का सिद्धांत क्या कहता है कि कुछ पद ऐसे हैं जिनकी प्रकृति ऐसी रखी गई है कि उनको पद से हटाते समय भी निश्चित प्रक्रिया का अनुसरण नहीं करना है, क्योंकि उनकी प्रकृति केवल केंद्रोन्मुखी रखी गई है, सेंटर ओरिएंटेड रखी गई है, संघ के सेवक के रूप में रखी गई है। आराम आराम समझिए, तो लाइनें खुलेंगी ना। मैं बता रहा हूं 70 साल पहले की लाइन, फिर अब तक पे आऊंगा ना, तो पहले सुने इसको, समझे ढंग से हम, सुने इसको, समझे ढंग से हम लोग। मैंने कहा संघ के सेवक हैं ये, इनको हटाया जा सकता है, लेकिन रघुकुल तिलक बनाम हरगोविंद पंत के बाद में जो राजस्थान के राज्यपाल हुए, वहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल का पद भारत सरकार के अधीन कोई नौकरी नहीं है, स्वतंत्र संवैधानिक पद है। बीपी सिंघल बनाम भारत संघ के वाद में ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल स्वतंत्र संवैधानिक पद है, भले राष्ट्रपति के प्रसाद पर आधारित है, लेकिन अगर प्रसाद तर्क संगत नहीं है तो राज्यपाल को हटाने के राष्ट्रपति के आदेशों को कोर्ट में चुनौती दी जा सके। इसलिए कह रहा हूं सारा चीज समझिए, अच्छे से समझिए, है ना, सारी चीज। मैं वो पूरे 70 साल की चीज लेके आता हूं ना पेपर के लिहाज से, आपकी सारी चीज। लेकिन सबसे पहले उसका बेसिक्स पे जाना। बेसिक क्या कहता है? यह संरचना की गई, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने कॉन्स्टिट्यूशन आरएएस और आईएएस के विद्यार्थियों को ध्यान रखते हुए नहीं बनाया था। ये लाइन हमेशा याद रखिए, इससे कभी दिक्कत नहीं होगी आपको, आप समझ जाएंगे क्या भाव था। मैंने कहा कि 1950 में जो संविधान लागू हुआ, और मैं तो कई बार आपसे कहता हूं कि जो आप संविधान पढ़ रहे हैं
आप तो ओरिजिनल संविधान के आपने दर्शन ही नहीं किए हैं। आप तो वो पढ़ रहे हैं जो 1956 में 7वें संशोधन से मॉडिफाई हुआ। भाई आप तो वो पढ़ रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन जो मॉडिफाइड हुआ है, मॉडिफाइड। आप संविधान के दर्शन नहीं कर पाए हैं जो 1950 में आया। 1950 में हमारे गुरुजन बताते थे, हमें ओरिजिनल प्रतियां दिखाई इन्होंने, मार्केट में आई 75 पैसे की प्रति आती थी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की उस समय, वो दिखाई हमारे कुछ गुरुजनों ने। हम कौन सा पढ़ रहे हैं 1956 के बाद, और फिर अब कौन सा पढ़ रहे हैं जिसमें रोज न्यायालय की सुंदर व्याख्याओं ने कुछ कुछ नया जोड़ा है। इसलिए मैं 50 से ज्यादा केसेस इसलिए कराता हूं भाई, पेपर में आते हैं वो केसेस का संदर्भ। अभी भी 2 केस बोल दिए मैंने, एक राजस्थान की राजनीति से, हरगोविंद पंत बनाम रघुकुल तिलक, राजस्थान में दूसरा और तीसरा राष्ट्रीय शासन जब लग रहा है तब रघुकुल तिलक राज्यपाल है, पहले वेदपाल त्यागी फिर रघुकुल तिलक, दूसरे राष्ट्रीय शासन में 77 में और 80 में रघुकुल तिलक। तो उस समय का ये केस, और एक मैंने बताया बीपी सिंघल बनाम भारत संघ। अब ध्यान दीजिए जो बात बोलने जा रहा हूं। प्रसाद पर्यंत का मतलब है कुछ पद ऐसे हैं जिनकी प्रकृति नितांत संघ के अधीन है पूर्ण रूपेण। राज्यपाल की हम जब भूमिकाओं का परीक्षण करते हैं क्लासेस में, तो राज्यपाल की भूमिकाओं को लेकर मैं एक चार्ट बनाता हूं जिसमें उसके 3 पक्ष हैं। पहला, राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान। दूसरा, राज्यपाल केंद्र और राज्य में मध्यस्थ। और तीसरा, राज्यपाल केंद्र का एजेंट, अभिकर्ता। और यही है उसकी सबसे बड़ी भूमिका। मेरी बात समझिए, 3 भूमिका। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रधान, जैसा केंद्र में राष्ट्रपति। राज्यपाल राज्य और केंद्र का समन्वय करता, मध्यस्थ करता संघवाद के कारण, ताकि केंद्र राज्यों पर नियंत्रण रखे। और तीसरा, केंद्र का एजेंट। और जो एजेंट होगा, जो अभिकर्ता होगा, एजेंट शब्द थोड़ा गंदा लगता है, अभिकर्ता बोल लीजिए, है ना। अभिकर्ता सम्मानजनक शब्द, अच्छे शब्द लिखने हो पेपर में भी, अभिकर्ता। तो जो अभिकर्ता होगा, जिसको कार्य सौंपा गया है उस कार्य को कर दे, नहीं करे तो हट जा। प्रसाद का मतलब, इतने सरल कौन बात करेगा। सरलतम, पहले सरलतम समझिए फिर कठिन पे चलेंगे। सरल से कठिन, कठिन से सरल, यही प्रक्रिया, यही चलाते रहिए, क्लियर हो जाएगा, हर क्वेश्चन कर पाएंगे। क्या कह रहे हैं, जो कार्य दिया गया था करा क्या, नहीं साहब नहीं कर पाया, तू आजा किसी और को भेजेंगे। तेरा काम ही क्या था, आंख बंद करके फॉलो करना ऑर्डर्स को, नहीं कर पा रहा, आजा। दिमाग क्यों लगा रहा है, तेरे दिमाग लगाने तो और बहुत सारे थे हमारे पास, तेरे को भेजा इसलिए था भाई, दिमाग नहीं लगाएगा, दिमाग नहीं लगाएगा, आप समझिए। तो ऐसे व्यक्ति को हटाने के अगर कोई आधार होंगे तो दिक्कत होगी, इसलिए आधार होना ही नहीं चाहिए प्रसाद पर्यंत। तो राज्यपाल को हटा दें साहब, राज्यपाल को हटा दें। इसलिए जब संविधान का अनुच्छेद 156 आप लोग पढ़ते हैं, वहां गलत करके आ जाते हैं। 156 राज्यपाल की पदावधि, क्या लिखा मिलता है वहां, वहां लिखा मिलता है राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। 156 के 3 खंड, 156 का खंड 1, राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। दूसरा खंड, राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित करके त्यागपत्र देता है। तीसरा खंड, उपयुक्त प्रावधान के अधीन रहते हुए राज्यपाल पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष तक काम करता है। फिर से बोल रहा हूं, 156 खंड 1, राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। खंड 2, राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित करके त्यागपत्र देता है। खंड 3, उपरोक्त प्रावधान के अधीन रहते हुए, कौन सा प्रावधान, प्रसाद पर्यंत और राष्ट्रपति को त्यागपत्र सौंपना के अधीन रहते हुए पद ग्रहण से 5 वर्ष। यानी अगर 5 वर्ष और प्रसाद पर्यंत में कभी क्लैश हो तो प्रसाद पर्यंत जीतना चाहिए। 5 वर्ष और प्रसाद पर्यंत में, यानी 3 साल में हटा दें और 5 साल इसमें क्लैश हो तो 3 साल जीतेगा, क्योंकि प्रसाद पर्यंत है। याद रखिए इसको हमेशा। तो पहली बात प्रसाद पर्यंत। अब राज्यपाल के कार्य कौन से हैं, राज्य का प्रशासन, और राज्य के प्रशासन पर नियंत्रण रखने का दायित्व तो किसका है, केंद्र का। और केंद्र में कौन बैठा है, प्रधानमंत्री महोदय। इसलिए परोक्ष रूप से इस प्रसाद पर्यंत की शक्ति का प्रयोग तो अंडरस्टूड हो गया कि प्रधानमंत्री समेत मंत्रिपरिषद की सलाह से। राष्ट्रपति को क्या लेना देना है, राष्ट्रपति किसी दल का है ही नहीं। अब राष्ट्रपति के पद की संरचना यही तो पड़ा कि किसी दल का ही नहीं है, प्रधानमंत्री को करना है कार्य। ममता बनर्जी से हार गए, अब ममता बनर्जी 5 साल तक तो रहेगी, परेशान तो करना बनता है ना। अरे परेशान करना तो बनता है केंद्र का, उनको हारे हैं भाई, और बुरी तरह से हारे। तो जब बुरी तरह से हारे तो परेशान करना है, आप कैसे कर सकते हैं, कई उपाय हैं, संवैधानिक भी हैं, गैर संवैधानिक भी हैं।
संवैधानिक राज्यपाल है ना अपना, बैठा रखा है वहां पर, रिपोर्ट देता रहेगा और किसी दिन रिपोर्ट दे देगा, राष्ट्रपति शासन लगा दो। आप समझ पा रहे हैं? राष्ट्रपति शासन लग जाएगा, क्योंकि लिखा गया है राष्ट्रपति वाले में, राज्यपाल से प्रतिवेदन मिलने पर या अन्यथा समाधान होने पर, अन्यथा, अन्यथा में बहुत कुछ होता है, राज्यपाल से प्रतिवेदन मिलने पर, लिखा नहीं गया, लिखित मिलने पर राज्यपाल ने फोन का, दीदी आजकल मान रही नहीं है सर, राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए, लगा दिया राष्ट्रपति। सुबह दीदी उठी और पता चला राष्ट्रपति शासन लग गया। फिर चुनौती देंगे, मैंने क्या कहा, न्यायालय, माननीय न्यायपालिका, बार बार बोल रहा हूं, फिर चुनौती मिलेगी। और एसआर बोम्मई केस में कहा न्यायालय ने, सबकी खिंचाई कर दी कि अगर राष्ट्रपति शासन का प्रयोग असद्भावपूर्ण हुआ तो ये तो भूल जाओ राष्ट्रपति शासन लगाया, हम भंग की गई विधानसभा को जिंदा कर देंगे, घड़ी की सुइयों को हम बदलना जानते हैं। ये न्यायालय ने कहा था अभी 4 साल पहले, एसआर बोम्मई 94 में, भंग की गई विधानसभा को जिंदा कर देंगे। और 4 साल पहले न्यायालय ने कहा घड़ी की सुइयों को पीछे ले जा रहे हैं। और फिर न्यायालय ने कहा इस कोर्ट की सीमा, इस कोर्ट का गुंबद कहां टच करता है? आसमान को। आप समझ पा रहे हैं? ये टच करता है आसमान को, इसलिए इसकी शक्ति को चैलेंज मत कीजिए, ये वहां टच करता है, इसकी शक्ति में सब कोई है। क्यों? क्योंकि ये संरक्षण करता है संविधान का। आप करिए, आपको नहीं रोकेगा, नहीं करोगे तो हम रोकेंगे आपको, ध्यान रखिए। तो कितनी सारी चीजें बोल रहा हूं मैं, लेकिन सबसे पहले तो याद ये रहना चाहिए कि राज्यपाल, संघ के मंत्री, ये रखने का प्रयोजन क्या था? अंबेडकर ने बड़ा सुंदर आंसर दिया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, बड़े गजब की स्पीच है अम्बेडकर साहब की। अंबेडकर साहब ने कहा कि मंत्री परिषद उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करती है। उत्तरदायित्व का सिद्धांत कहता है एक सबके लिए और सब एक के लिए। और कभी अगर कोई मंत्री अपनी ढपली, अपना राग, ये अंबेडकर साहब ने नहीं कहा था, मैं कह रहा हूं, वो ऐसे शब्दों का उपयोग नहीं करते थे, अपनी ढपली, अपना राग, अपनी अपनी खिचड़ी अपने आप पका रहा हो तो सामूहिक उत्तरदायित्व को क्षति पहुंचेगी। इसलिए अगर मंत्री परिषद के किसी मंत्री के कृत्यों से संपूर्ण मंत्री परिषद को हानि पहुंच रही है तो ऐसी कंडीशन में उससे त्यागपत्र ले लेना चाहिए। प्रधानमंत्री कहेगा जाओ त्यागपत्र दे दो, और अगर चूंचपड़ करे तो आर्टिकल 75 सेक्शन 2 का प्रयोग करते हुए प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को कहेंगे इस मंत्री को बर्खास्त कर दीजिए। दैट इज कॉल्ड प्रसाद पर्यय। ध्यान रखना। अब सारे तो मोदी जी नहीं है ना, मोदी जी तो संघ के छोड़िए राज्यों के मुख्यमंत्री बदल देते हैं, देखे कोई चूं कर ले। समझिए भाई, ये तो है चमत्कारिक व्यक्तित्व, करिश्माती। अरे भाई आपकी क्लास के हिसाब से, पेपर के हिसाब से समझा रहा हूं। मैक्स वेबर ने नौकरशाही के सत्ता के 3 रूप बताए, परंपरागत, कानूनी और करिश्माती। ये करिश्माती हैं। हाँ ये बात, और इनसे पहले इंदिरा गांधी थी, ये ना समझे कि पहली बार मोदी जी चमत्कारी हुए, इनसे पहले इंदिरा गांधी रह चुकी हैं। और मैं तो कई बार बोलता हूं अपने मित्रों को, जो हमारी चर्चा होती है क्लास के अलावा, तो मैं कई बार कहता हूं कि मोदी जी को हराना इसलिए मुश्किल हो गया क्योंकि मोदी जी ने इंदिरा गांधी का इतना अध्ययन कर लिया जितना कांग्रेसियों ने करना भूल गए। जो शैली इंदिरा गांधी की थी ना, जो शैली नेहरू जी की थी, वो सारी शैली अडॉप्ट करी मोदी जी ने। मेरी बात समझिए, छोटी लाइन मिटाने के लिए बड़ी लाइन खींचनी पड़ती है, चाहे कितना ही बुरा कहे कोई मोदी जी को। मेरी बात समझ रहे हैं? जिन्होंने अध्ययन नहीं किया उनको लगता है कहां से लाए। अरे नेहरू जी ऐसे ही मंत्रमुग्ध कर देते थे भाषण देते समय। नेहरू जी के भाषण जब सुनते ना, मंत्रमुग्ध मोदी जी भी कर देते हैं। मेरी बात समझिए, वो भाषण की रेंज अलग होती थी, ये अलग होती है, वो एक अलग बात है। वो रेंज अलग थी, है ना, ये रेंज अलग है, आप समझिए। क्या कहते हैं मोदी जी? बताओ कोई चेहरा दिख रहा है क्या इसके अलावा? बताओ इसके अलावा, बताओ इसके अलावा। जब ऐसे पूछा जाए तो कौन मना करेगा? हाँ सर, बहुत बढ़िया सर। दैट इज कॉल्ड चमत्कारी। मेरी बात समझिए, सही और गलत से परे हटकर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, चीजों को अध्ययन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़िए। बार बार मैं कहता हूं चमत्कारिक है शैली। तो साहब ऐसी स्थिति में अभी तो कोई चूंचपड़ करता ही नहीं है। कितने सीनियर मंत्री बदले पिछले महीने, और स्टेट के चीफ मिनिस्टर बदलते हैं। आप देखिए कोई कर दे चूं। आप समझ पा रहे हैं? थोड़ा सा सुन रहे थे यूपी में, योगी जी पैरेलल खड़े हो रहे हैं, फिर वो भी सेटलमेंट हो गया अभी।
अलीगढ़ चले गए, भाषण दिया है। आप समझ पा रहे? ये तो चमत्कार है? राजनीति के करिश्मे है साहब, आप समझिएगा, ठीक है। इसमें अच्छे और बुरे का प्रसंग ही नहीं है, ना बीजेपी ना कांग्रेस का प्रसंग है। ये शैली सीखनी पड़ती है। तो मैं बार बार कहता हूं अपने मित्रों को कई बार कि यार वो कई बार कहते हैं दुखी होते हैं, कई कह रहे क्या हो रहा है, क्या दुखी मत हो। वो नेहरू जी और इंदिरा जी को इतना पढ़ डाला मोदी जी ने, उनका इतना फॉलो कर लिया इन्होंने जितना कांग्रेस ने नहीं किया। ये तो आपके तो चैंपियन थे पहले, उनको करो ना फॉलो, कौन रोक रहा है? अरे भाई आपको किसने रोका? आप पढ़िए ना आपके नेताओं को, इनको पता ही नहीं है कांग्रेस का इतिहास, पढ़ते नहीं है, इन्होंने सारा पढ़ लिया। उनको ये बताते हैं आजकल कि तुम्हारे ऐसे था, अच्छा ऐसे था क्या हमारे वो ऐसे है। ध्यान देना है, वापिस आ जाइए। महान्यायवादी, इन बातें बड़े मजे आते हैं इनका, है ये बातें करो ना 2 घंटे मजे, हाँ ठीक है। ध्यान रखिए, ये आएगा दौर आएगा, लोकतांत्रिक राजनीति में बताऊंगा, है टॉपिक है अपना। महान्यायवादी सरकार का वकील है। जो सरकार का वकील है वो सरकार को तो सलाह देगा, दूसरी सरकार आ जाएगी तो परंपरा क्या है, त्यागपत्र दे देगा, नहीं दे तो बर्खास्त कर देना। प्रसाद पर्यंत की शक्ति काम आ जाएगी। सरकार का विधिक परामर्श जाता है, कानूनी सलाहकार है सरकार को, मतलब हर सरकार के हर अच्छे बुरे में सरकार का साथी है जी, सीधी सी बात, सरकार का साथी है हर अच्छे बुरे में, है ना। ध्यान रखिए जो बात मैं कह रहा हूं। आजकल कोर्ट में कितने सारे मामले चल रहे हैं, उसमें आता है ना बार बार वेणुगोपाल जी का अटॉर्नी जनरल से पूछा भाई लाए नहीं लाए, वो घुमा फिरा के जवाब देते रहते हैं, क्योंकि वो भी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखने वाले व्यक्ति हैं, आर्टिकल 76 कहता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों से अच्छी खासी जिरह कर लेते हैं वो भी तो वही है योग्यता वाले, बस वो सरकार का पक्ष लेते हैं वहां पर, ये ध्यान रखिए, ठीक है। एक आर्टिकल 88 आ जाता है कई बार, आर्टिकल 88 कौन बनेगा करोड़पति का जो पहला सीजन था, पहला सीजन लगभग 15-16 साल पहले, उसका जो पहला करोड़पति बना था लड़का, आईएएस की तैयारी कर रहा था दिल्ली बॉम्बे में, वो उसका लास्ट वाला क्वेश्चन यही था महान्यायवादी वाला, कि कौन सा ऐसा पदाधिकारी है जो साहब संसद की कार्रवाई में भाग ले लेता है, बैठ जाता है, लेकिन उसे वोटिंग राइट नहीं है, तो आर्टिकल 88 महान्यायवादी, है ना। कई बार जब ऐसी बात कहता हूं ना तो मेरे कई शुभ चिंतक बच्चे कहते सर आप क्यों नहीं जाते, आप क्यों नहीं। मैं जानता हूं है तो अभी शुभ चिंतक, वहां जाके पहले क्वेश्चन में आउट हो जाऊंगा ना तो हंसी उड़ाते फिरेंगे, बन रहे थे संविधान वाले, हैं आउट हो गए वहां, है। ध्यान रखिए, इसलिए मैं फोन ही ट्राई नहीं करता, अमिताभ बच्चन जी को फोन ही ट्राई नहीं करता। ध्यान दीजिए, संघ के लोक सेवक, इसको ध्यान रखना। इसमें थोड़ा सा शर्त यह है, ये आईएएस पदाधिकारी अगर सीधे सीधे बोले संघ के लोक सेवक, इसमें शर्त यह है कि यहां प्रसाद पर्यंत का उपयोग करने से पूर्व लोक सेवक को अपने बचाव का अवसर दिया जाएगा। बस इतना सा ध्यान रख लेना, केवल अभी लोक सेवक को बचाव का अवसर दिया जाएगा, हालांकि कुछ मामलों में नहीं भी दिया जाएगा। हर चीज का अपवाद है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, तो ठीक है ध्यान रखिएगा, बचाव का अवसर दिया जाएगा, क्योंकि बचाव का अवसर ना देना कौन से अनुच्छेद का उल्लंघन करेगा, अनुच्छेद 14 का। क्या था? प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत। प्राकृतिक न्याय क्या कहता है? विवाद से जुड़े दोनों पक्षों को सुनवाई के पर्याप्त अवसर दिए जाए। बार बार बोलते रहता हूं, है ना, ध्यान रखिए, ठीक है। योग्य प्रसाद पर्यंत ये निश्चित प्रक्रिया से सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, न्यायाधीश, कैग और ये चुनाव आयुक्त, ये तो संसद में चलेगी प्रक्रिया, ये तो चलेगी संसद में। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की प्रक्रिया चलेगी सुप्रीम कोर्ट में। ध्यान रखिए, नियुक्ति प्राधिकारी आयोग है, नियुक्ति करने वाला निकाय है, इसे सरकार के नियंत्रण से मुक्त रखने का प्रयास किया गया, इसलिए लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को पद से हटाने की जांच सर्वोच्च न्यायालय करेगा अनुच्छेद 145 से। प्रक्रिया के नियम सुप्रीम कोर्ट के, सर्वोच्च न्यायालय करेगा इसकी जांच लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को पद से हटाने की। और रोचक बात यह है इसमें, लास्ट चीज फिर आगे बढ़ते हैं, कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य भले राज्यपाल अपॉइंट करता है, लेकिन उनको भी पद से हटाने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है, क्योंकि जांच कहां चलेगी? सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति महोदय को देगा। यह अपवाद स्वरूप याद रखना। संघ लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग, नियुक्ति की शक्ति राष्ट्रपति को, राज्य लोक सेवा आयोग में राज्यपाल को, लेकिन तीनों ही प्रकार के आयोगों में पद से हटाने की शक्ति राष्ट्रपति महोदय को। जांच प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालय का प्रतिवेदन अनुच्छेद 145 से, सर्वोच्च न्यायालय जांच करेगा। सरकार बनाएगी डॉसियर, पूरा फाइल बनाएगी, सुप्रीम कोर्ट को सौंपेगी, सुप्रीम कोर्ट प्रतिवेदन देगा और राष्ट्रपति उस प्रतिवेदन के अनुसार कार्य करते हुए इनको हटा सकेगा। तो ये हमको ध्यान रखना है, मेजर चीज ये है।
अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें पतंजलि, रिद्धि सिद्धि चौराहा के पास, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर। कॉल करें 72406 72406।